रात के 12:30 बज रहे थे। मौत का सन्नाटा छाया हुआ था, पूरी तरह से शांत और सुनसान दिख रहा था। ऐसे में शख्स हाथ में लालटेन लिए आगे बढ़ रहा था। उसके कदम सामने आए थे। वो कुएं के करीब जाकर रुका और फिर उसने कुएं के अंदर एक पर्ची डाली। उसने जलता हुआ फेंक दिया और उसके बाद तेज कदमों के साथ आ, जैसे कि अचानक कोई बड़ा खतरा वहां आ पहुंचा हो। अगली शाम इसी गांव में अपने आंगन में बैठी हुई थी। उसकी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। मुर्गी, कब तक तू उसी कोने में लगी रहेगी? अब आगे बढ़कर यहाँ की भी झाड़ू लगा दे। ये सुनकर घूंघट वाली बहू चारपाई के पास आई और वहां से झाड़ू लगाने लगी। कल्याणी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसके बाद एक के बाद एक काम वो बहू को बता और बहू भी बेचारी काम करती जा रही थी। कल्याणी इसी तरह से अपनी बहू पर अत्याचार और बहू बेचारी अपने घर को बसाने के लिए उसकी हर एक बात माना करती। रात के समय कल्याणी अपने कमरे में सो रही थी। पर पानी की धारा छपाक से पड़ी। अरे कौन है? इतनी रात में इतना गंदा मजाक। उसने उठकर देखा तो उसके आसपास कोई नहीं था। उसने देखा कि आंगन में घर के बाहर से पानी। अरे पानी कहाँ से बहता हुआ आ रहा है? ऐसे तो पूरे बरामदे में कीचड़ हो जाएगी। ये देखने के लिए वो घर से निकली और पानी की लहर जिस तरफ से आ रही थी उसके साथ साथ आगे बढ़ गई। उसने कुछ कदम चलने पर ही देख लिया कि पानी की लहर जंगल की तरफ से आ रही है। तो ना जाने क्यों, हे भगवान, ना जाने उसे किस बात का डर हुआ। घर की तरफ मुड़ी, लेकिन तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसका पैर खींचा। कोई मुझे बचाओ! कल्याणी कुएं पर पहुंची और पूरी तरह से कुएं की उसकी चीख जंगल में गूंजी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मेरा नाम रोहन है। मैं मेरे परिवार रहता था। हमारा गांव बहुत ही सुंदर था और हमें यहाँ रहते हुए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। मेरे दादा और दादी सरूरपुर गांव में रहते थे। मुझसे मिलने आया करते थे। दादाजी, दादी जी। देखते ही मैं उनसे जाकर लिपट गया। अरे हमारा रोहन, कैसे हो बेटा? तो अच्छा हूँ दादा दादी, आप दोनों कैसे हो? जीता रहे बेटा, हम भी ठीक हैं। उन्होंने काफी देर तक मुझसे और मम्मी पापा से और मैंने इस बार भी उनसे वही सवाल किया जो मैं हर बार उनसे किया करता था। मैं आपसे हर बार आपके गांव चलने की बात करता हूँ, लेकिन आप मुझे लेकर नहीं जाते हैं। लेकिन आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। दादा और दादी दोनों के चेहरे पर गंभीरता के भाव नजर आए और दादा बोले, ठीक है, इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार जब हम तुमसे मिलने आएंगे तो तुमको अपने गांव लेकर चलेंगे। दादाजी, अब फिर से? अरे रोहन बेटा, परेशान मत हो। अगर दादाजी आपको लेने नहीं आए तो तुमको दादाजी के गांव लेकर चलेंगे। अगले महीने दादा मुझे लेने आए। और मैं उनके साथ उनके गांव सरूरपुर। उनका गांव भी बहुत सुंदर था। मुझे घुमाया फिराया। और शाम के समय
दादाजी, आपने मुझे गांव तो घुमा दिया, लेकिन जंगल भी ले चलिए ना। जंगल का नाम सुनकर दादा दादी के चेहरे का रंग उड़ सा गया। अब बेटा, जंगल का क्या देखना, जंगल तो हर एक गांव का एक जैसा ही होता है। पेड़ पौधे वो तो ठीक वैसा ही है जैसा तुम्हारे गांव का जंगल है। दादा मुझे जंगल ले जाने से मना क्यों कर रहे थे, समझ नहीं आ रही थी। पर हम सभी आंगन में खाट बिछाए सो रहे थे। तकरीबन 12:30 बजे मुझे एक आवाज सुनाई दी। रोहन, रोहन। यह आवाज सुनकर मैं उठा और इधर उधर नजरें दौड़ाई, कोई नजर नहीं आया। रोहन इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। मैं खाट से उठा और दादा को जगा। रोहन, अगर तुमने किसी को भी जगाया तो मैं चली जाऊंगी। तुमको जंगल घूमना था ना, घुमाऊंगी। यह सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी छलक आई। रोहन, तुम मेरी आवाज का पीछा करते हुए यहाँ तक आ सकते हो। मैं उस आवाज का पीछा करता हुआ जंगल की तरफ रवाना हो गया, लेकिन मैं जितना आगे बढ़ता दूर होती जा रही थी। आओ रोहन, तुम मेरे बहुत करीब हो। मैं जंगल के बेहद करीब था। मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा। रोहन, यहाँ क्या कर रहे हो? दादाजी, चलो घर चलो, इतनी रात में यहाँ घूम रहे हो, तुमको डर नहीं लगता? दादाजी फिर से मुझे घर ले गए। लेकिन मेरे मन में अभी भी वही बात चल रही थी कि जो आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, आखिर वो किसकी थी? अगले दिन शाम होने पर मैंने एक चाल चली। मैं खेलने के लिए गांव के मैदान में जा रहा हूँ। अरे बेटा, थोड़ी देर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ। दादाजी, आप मुझे मैदान में तो जाने दीजिए। रहा हूँ, मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। आपको जब आना हो तब आ जाना। बहाना करके वहां से निकला। लगी थी और अब मध्यम अंधेरा शुरू हो गया था। मेरे कदम अपने आप ही जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी मेरे सामने एक आदमी आकर रुका। अरे, तुम तो मोहन के पोते हो ना? आप कौन? जी का? मैं तुम्हारे दादा का दोस्त हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जंगल में घूमने का मन था, आप मुझे जंगल घुमा लाइए ना। जंगल में घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वहाँ एक कुआं है। लेकिन कुआं तो हमारे गांव में भी है, उससे खतरे की क्या बात है? हमारे गांव का कुआं कोई आम कुआं नहीं है। जैसे बूढ़े और गांव के जवान भी जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन ऐसा क्यों काका? वो सब तुम मत सोचो, समझ लो और जंगल में जाने का विचार छोड़ दो। और ठीक है काका, चलो छोड़ देता हूँ। उस रात सबके सोने के बाद मुझे फिर से वो आवाज सुनाई। रोहन, रोहन, जल्दी उठो और मेरे साथ चलो। मैं तुमको आज जंगल दिखा लाती हूँ। अरे, आवाज है जो कल रात को मुझे सुनाई दी थी। हाँ, मैं वही हूँ। तुमको जंगल घूमना है ना? आओ, मैं तुम्हें जंगल घुमा लाती हूँ। लेकिन आप हो कौन? ना सामने आती हो, ना दिखाई देती हो। मेरे इतना कहने के बाद धुआं से नजर आया। कुछ कदम बढ़ाने के बाद मुझे धुएं के अंदर एक धुंधला अक्स नजर आ रहा था, जिससे समझा कोई औरत है जिसने काली साड़ी पहनी हुई है। रोहन, तुमको पहले भी जंगल की तरफ जाना ठीक नहीं है। एक बार फिर से दादाजी को सामने देखकर मैं डर गया। मैं तो बस कुछ नहीं, चलो अभी के अभी घर चलो। दादाजी फिर से मुझे घर ले आए। लेकिन मेरे मन में अब जंगल जा रही थी।
दादाजी के घर के पास सुबह सुबह एक गुहार से हम सभी की आंखें खुल गई। वैद जी मेरे पति को मैं मर जाऊंगी। एक औरत अपने पति के साथ वैद जी के घर के बाहर बैठी थी। उसका पति जमीन और उसकी हालत बहुत खराब थी। इनको खून की उल्टियां हो रही हैं वैद जी, कल से कई हो चुकी हैं। इसे जल्दी अंदर लेकर जाओ। मेरे दादा आगे बढ़कर उसके पति को सहारा दिया और उसे वैद जी के घर के अंदर ले गए। मैं भी उनके पीछे घर के अंदर पहुंच गया। ये इसके साथ कब से हो रहा है? वैद जी कल सुबह से ही इनके साथ ये हो रहा है। कितनी उल्टियां कर चुके हैं। घबराओ नहीं, मैं इसकी दवा कर देता हूँ। वैद ने ये दवा बनाई। ये लो रमेश। दवा खाने के बाद कुछ देर पर आ गया और उसकी चीख पुकारें खत्म हो गई। शुक्रिया वैद जी। इसे मिर्चना, इसको सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खिलानी है और ये पुड़िया दिन में 4 बार इसको जरूर देना। जी वैद जी। चंद्रावती अपने पति रमेश को लेकर अपने घर चली गई। दोपहर के तकरीबन 4 बजे के समय फिर से वो औरत अपने पति को लेकर वैद जी के पास आई। देखिए ना वैद जी, इनको फिर से उल्टी कैसे आई। हो सकता है? जो दवा मैंने बनाकर दी है वो तो सबसे ज्यादा कारगर है। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने इसे दवाई दी थी कि नहीं? रमेश जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और उसकी आंखें खुली। अरे बाप रे, ये इसे क्या हो रहा है? अब वैद जी भी उसकी तबीयत देखकर हैरान रह गए थे। कुछ कीजिए ना। माफ करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसे कौन सी मर्ज है। जा सकता। वैद जी की बात सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित हो गई। वैद, तू कहता है कि मेरे पति को अब कोई नहीं बचा पाएगा? तो देखना मेरे रमेश जिंदा रहेंगे और मैं इनको बचा कर ही रहूंगी। उस रात मैंने पक्का इरादा किया कि आज जंगल जाऊंगा और उस कुएं पर भी होकर आऊंगा। मैं मौका देखकर रात को 12 बजे के समय आखिरकार घर से निकल ही गया। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात थी, आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं धीमे कदमों के साथ जंगल की तरफ बढ़ रहा था। डर के साथ साथ एक एक्साइटमेंट भी थी। कुछ देखने वाला हूँ जिसके बारे में इतने दिनों से कुछ न कुछ। मैं जंगल पहुंचने ही वाला था, तभी मैंने काला लबादा पहने हुए, हाथ में लालटेन लिए कोई औरत जंगल की तरफ जा रही है। अरे, ये तो वही आवाज है सुनाई दी थी। लेकिन आप हो कौन? ना दिखाई देती हो। आप सामने तो आइए। दादाजी, मैं तो बस वो उस कुएं के पास जाकर रुक गई। मैं पहली बार उस कुएं के आसपास का वातावरण बहुत ही अलग था। यहाँ गर्मी के मौसम सही में हमारे गांव के कुएं के पास जिस तरह की शांति, इस कुएं के पास अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। ने कुएं की पटरी पर लालटेन रखा और उसके बाद हाथ में पकड़ा एक चश्मा जो कि नजर का चश्मा लग रहा था, उसने कुएं में फेंक दिया। बाद उसने लालटेन भी कुएं में फेंक दिया। रफ्तार के साथ वहां से भाग निकली। उसको भागता हुआ देखकर अब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। मेरे भी दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। की तरफ भाग रहा था। कुछ ही देर में मैं घर पहुंचा। पूरी तरह से फूली हुई थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी दादाजी खांसने लगे। उठने से पहले ही मैं खाट पर लेट गया और फिर अपनी आंखें बंद। सुबह हमारे उठने के फौरन बाद ही गांव के मुखिया दादा। मुखिया जी आप? हाँ महेश बाबू, रमेश ने कल से खाना पीना बोलना सब छोड़ दिया था। हो सकता है आज वो अंतिम, इसलिए पहले ही उसके घर अफसोस करने जा रहे हैं। आप भी साथ चलिए। मैं भी आ रहा हूँ। अब दादाजी और गांव के कुछ लोग
और मैं भी उनके पीछे हो लिया। सभी रमेश के उन्होंने पाया कि रमेश अपनी पत्नी के साथ आंगन में बैठा हुआ है और ये नजर आ रहा है। अरे रमेश, तुम आइए बैठिए। तुम ठीक कैसे हुए? ये सब तो भगवान। चंद्रावती ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा। मैंने कहा था ना, नहीं होगा। नतीजा आप देख सकते हैं। जी हैरान रह गए। नहीं, यह नहीं हो सकता। लगातार करने के बाद कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ मेरे पति की आत्मा बैठी है। सरपंच जी, गांव के एक आदमी ने उंगली से रमेश के घर की चौखट की तरफ इशारा, तो सबने देखा कि उसकी चौखट पर एक मटकी लटकी हुई है। ये क्या? देखकर मुखिया और मेरे दादाजी समेत सभी गांव के लोग हैरान। तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया चंद्रावती, नहीं किया। मेरे पति के बचने पर मुझे धन्यवाद देने की जगह आप लोग भी ठीक नहीं किया। चंद्रावती की बात से भला उस औरत के पति के जिंदा बचने की खबर से क्यों थे? मुखिया ने सबसे ना जाने क्या कहा। गांव पूरी तरह से खाली हो जाता। सभी ने बंद कर दिया और गांव के कुछ लोग हाथ लिए हुए गांव की गलियों में घूमते दिख जाता तो उसे उसके घर छोड़कर आते। दादाजी, चंद्रावती के पति के गांव का माहौल अजीब क्यों हो गया? क्यों लोग इस तरह से डरकर घरों में रहने लगे हैं? नहीं आ रहा मुझे कुछ समझ। बेटा रोहन, तुम मुझसे वादा करो कि तुम नहीं करोगे। तुम कभी भी जंगल में जाने की सोचोगे भी नहीं। जी दादाजी। मैंने दादाजी की हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन अब मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। कोई की जानना था कि वो औरत कौन थी और इस तरह गांव के लोग जी मान रहे थे। रोहन, रोहन, मैं आज तुमको जंगल घुमा लाती हूँ। रोहन, मेरे पास आओ, मैं आज तुमको